मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साथ में उनका साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनको महाप्राण या निराला उपनाम से जाना जाता था। साथ ही छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ में एक महत्वपूर्ण स्तंभ वे रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद युग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हम यहाँ पर देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का छायावादी युग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लेखन शैली बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अनोखी थी। इसी कारण से हिंदी साहित्य जगत में उनको निराला नाम भी दिया गया। उनकी लेखन शैली बिल्कुल निराली थी। उनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही संसार में आप पहुंच जाएंगे। निराला जी के जीवन को अगर संघर्ष की गाथा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इतने दुख और तकलीफ उन्होंने अपने जीवन में झेले हैं और कहा जाता है कि सोना संघर्ष की भट्टी में तपकर ही कुंदन बनता है। और निराला जी का जीवन भी संघर्ष की भट्टी में तपकर एक कुंदन बनकर हमारे सामने आया। उनका जो व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली था, इतना निखर कर हमारे सामने आया। उनकी रचनाओं में हम उनकी पीड़ा को, इनके संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को, उनकी विरोधी प्रवृत्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गड़ाकोला के निवासी थे। वे तत्कालीन महिषादल रियासत के कोषाध्यक्ष थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहावसान हो गया था। तो आप देख सकते हैं, अगर बच्चे के माता पिता का निधन हो जाता है तो उनका जीवन कष्टों से और दुखों से भर जाता है। निराला जी जब मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो जाता है। उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई, यानी कि स्कूल जाने का उनको इतना मौका नहीं मिला। उन्होंने जो भी सीखा वो घर पर ही सीखा। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि में रचित साहित्य का गहन अध्ययन किया था। आप देख सकते हैं, इन्होंने स्वयं अध्ययन किया था। और जब हम स्वयं किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं और मन लगाकर अध्ययन करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए उन्होंने महिषादल रियासत में नौकरी प्रारंभ की, किंतु कुछ कारणों से त्यागपत्र देकर वहां से चले आए। कुछ समय तक वे रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के पत्र समन्वय का संपादन करते रहे। बाद में इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। 15 अगस्त 1961 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 15 अगस्त, आप देख सकते हैं, 15 अगस्त एक ऐसी तिथि है जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाती है। तो 15 अगस्त 1961 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी एवं त्यागी व्यक्ति थे। वे स्वयं संगीत प्रेमी थे। संगीत से उनका विशेष लगाव था। अतिथि सत्कार करने में वे अत्यंत संतोष का अनुभव करते थे, यानी मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। वे विद्रोही प्रवृत्ति तथा पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहित्यकार थे। उनकी इसी विरोधी प्रवृत्ति की वजह से उनको हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी रचनाओं को काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया, लेकिन बाद में सभी ने स्वीकार किया कि उनकी जो ये विरोधी प्रवृत्ति थी, जो उनकी पुरातन में नवीन देखने की जो नई सोच थी, उसी के कारण वे हिंदी साहित्य जगत में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए निराला जी की रचनाओं के विषय में जानते हैं, उनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने गद्य और पद दोनों में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य रचनाएं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक ऐसी कविता है जहाँ पर गुलाब और कुकुरमुत्ता की तुलना की गई है और इस कविता में जो लेखन शैली है वो कमाल की है। अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक ऐसी कविता है जिसको हिंदी साहित्य जगत का शोक गीत भी कहा जाता है, क्योंकि सरोज उनकी पुत्री का नाम था और सरोज स्मृति उन्होंने कविता अपनी बेटी की याद में लिखी थी। उनकी बेटी का निधन हो जाता है और असमय मृत्यु होने की वजह से वो दुख के सागर में डूब जाते हैं
और अपने शौक को एक कविता के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो है सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा एक बड़ी ही अच्छी कविता है। राग विराग वर्षा गीत, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, जिनको पढ़कर हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली। कहानी संग्रह लीली, सखी, चतुरी चमार तथा शकुल की बीवी। चतुरी चमार और शकुल की बीवी भी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं इनके। रेखाचित्र कुल्ली भाट और बकरिया। निबंध संग्रह के रूप में उन्होंने लिखे प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चाबुक भी काफ़ी अच्छा निबंध संग्रह है उनका, प्रबंध परिचय एवं रविंदर कविता कानन। जीवनियों में ध्रुव, भीष्म तथा राणा प्रताप। निराला जी ने अनेक अनुवाद भी किए हैं, जैसे कि आनंद पाठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का विल, युगलांगुलिये, रजनी, देवी चौधरानी, राधा रानी, विष वृक्ष, राज सिंह, महाभारत आदि। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने ऐसी कोई विधा नहीं छोड़ी जिनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से रचनाएं की हैं। निराला जी की रचनाओं की बात की जाए और उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात नहीं की जाए, ये भला कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताएं। उनकी लेखन शैली के बारे में कुछ खास बातें हम जानते हैं। निराला जी हिंदी की छायावादी कविता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। हमने देखा छायावादी युग के 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे, जिनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपना विशेष स्थान है। किंतु इनकी कविता में छायावाद के अतिरिक्त प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं। यानी कि इन्होंने छायावादी कविताओं के साथ साथ प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचनाएं भी की हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिकता। छायावादी कवियों के समान निराला के काव्य में भी व्यक्तिकता की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के रूप में जूही की कली, हिंदी के सुमनों के प्रति, मैं अकेला, राम की शक्ति पूजा, विफल वासना, स्नेह निर्झर बह गया है, सरोज स्मृति आदि अनेक कविताओं में हमें निराला की व्यक्तिकता भावना की सफल अभिव्यक्ति मिलती है। व्यक्तिकता जो है वो एक ऐसा गुण है जहाँ पर कवि अपने व्यक्तित्व के बारे में लिखता है, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जहाँ बताता है, उसी गुण को हम व्यक्तिकता का गुण कहते हैं। इन सभी रचनाओं में हमें निराला जी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। दूसरा विशेष गुण है निराशा, वेदना, दुखवाद एवं करुणा की विवृत्ति। छायावादी कवि वेदना एवं दुख को जीवन का सर्वस्व मानते हैं। निराला जी ने वेदना एवं दुखवाद को कई प्रकार से प्रकट किया। इनका मूल हेतु जीवन की निराशा है। जीवन में इतने दुख उन्होंने देखे हैं, इतनी पीड़ा उन्होंने देखी है कि उनकी जो पीड़ा और दुख है वो कलम के माध्यम से उनकी रचनाओं में बह गया। उदाहरण के रूप में हम कुछ पंक्तियां देख सकते हैं। दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, यह अनश्वर था सफल पल्लवित तल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। ठाठ जीवन का वही जो डह गया है, इस पंक्ति में आप उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। सामाजिक विषमताओं को देखकर कवि निराला का मन खिन्न हो जाता था, दुखी हो जाता था, और उस दुख को वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। सामाजिक विषमताओं को देखकर उनके मन में वेदना और निराशा के भाव भर जाते थे। उनकी कविता भिक्षुक आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने बड़ी ही मार्मिक ढंग से एक भिक्षुक की कहानी को अभिव्यक्त किया है। ऐसी ही एक और रचना है उनकी, वह तोड़ती पत्थर। ये भी बड़ी ही मार्मिक कविता है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको सामाजिक विषमताओं का पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी रचनाओं में सिर्फ दुख को ही उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उन्होंने हर एक पहलू को छूने की कोशिश की है। तीसरा उनका मुख्य बिंदु है प्रकृति चित्रण। निराला ने प्रकृति का सर्वत्र चेतना का आरोप किया है। उनकी दृष्टि में बादल, प्रपात, यमुना सभी कुछ चेतना है। वे यमुना से पूछते हैं, कुछ पंक्तियां देखिए। तू किस विस्मृत की वीणा से उठ उठ कर कातर झनकार, उत्सुकता से उगता उगता खोल रही स्मृति के दृढ़ द्वार। तो आप देख सकते हैं प्रकृति का चित्रण करने में वो अनूठे थे। कक्षा 10वीं में भी उनकी प्रकृति से संबंधित, उत्साह से संबंधित कविता है, जिनकी पंक्तियां आप देख सकते हैं।
कविता अट नहीं रही है। ये एनसीईआरटी 10th क्लास के सिलेबस में है और निराला जी की ये कविता फागुन मास की सुंदरता के ऊपर है। प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भाषा में फागुन मास की सुंदरता का सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निराला जी की साहित्यिक शैली का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानवतावादी जीवन दर्शन। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावादी विचारधारा को अपनाया है। निराला के काव्य में मानवतावादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता बादल राग से कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। बादल राग में कवि समाज की विषमता से पीड़ित होकर कह उठता है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है हे आतंक भवन। तोड़ती पत्थर तथा भिक्षुक जैसी कविताओं में निराला जी ने मानव में छिपे हुए देवता का दर्शन किया है। उन्होंने लिखा है, कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। निराला जी ने नारी के विविध रूपों का वर्णन भी किया है। नारी का विविध एवं नवीन रूप हमारे सामने उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नारी के प्रति उनके हृदय में गहरी सहानुभूति है। कहीं वह जीवन की सहचरी एवं प्रेयसी है और कहीं उन्हें वे प्रकृति में व्याप्त होकर अलौकिक भावों से अभिभूत करती हुई दिखाई देती है। कहीं वे उनके दिव्य दर्शन की झलक पाते हैं और कहीं नारी को लक्ष्य करके वे कवि प्रेमोन्माद की अस्फुट मनोवृत्ति का चित्रण करते हैं। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनकी पत्नी का भी अकाल देहांत होने की वजह से वो बहुत टूट गए थे। अपनी बेटी सरोज को उन्होंने खुद ही पाला था। एक बाप ने अपनी बेटी को पालकर बड़ा किया था और उनकी पुत्री का भी निधन होने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर कविता में मजदूरनी के प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए निराला ये लिखना नहीं भूलते हैं कि श्याम तन भर बंधा यौवन, देख मुख उस दृष्टि से, ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर यानी पसीने। निराला जी की रचनाओं में हम सामाजिक चेतना देख सकते हैं। निराला जी चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी हो। उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख झेले हैं, इतने संघर्षों का सामना किया है कि वो चाहते हैं कि सभी का दुख, सभी की पीड़ा मिट जाए। निराला जी ने अपने प्रसिद्ध वंदना गीत वीणा वादिनी वरदे में प्रार्थना की है मानव समाज में नवीन शक्तियों का संचार करने की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। निराला ने अपनी पैनी दृष्टि से समाज के सच्चे रूप को देखा था और अपने गरीब जीवन को सहा था। जितने दुख और पीड़ा उन्होंने अपने जीवन में देखी थी, उतने ही दुख और पीड़ा को वो महसूस भी कर पाते थे। समाज में जो विषमताएं थी, समाज में जो भूखमरी गरीबी थी, उसको वो बड़े ही अच्छे से समझ पाते थे। इसी कारण से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना का प्रसार किया। देश प्रेम की अभिव्यक्ति, उनकी रचनाओं में देश प्रेम भी अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने हर एक पहलू को छुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष पहलुओं पर ही उन्होंने कविताएं लिखी हैं। देश में सांस्कृतिक पतन की ओर निराला जी ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में इंगित किया है। विदेशी शासकों के राहु ने देश के भाग्य को एक तरह से डस लिया था। वे चाहते थे किस प्रकार देश का भाग्योदय हो और भारतीय जनमन आनंद विभोर उठे, और इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाएं भारतीय वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में निराला जी ने देशभक्ति के भाव प्रकट किए, ताकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो, एक नए उत्साह का संचार हो और प्रत्येक व्यक्ति आनंद विभोर हो उठे। उनकी रचनाओं में विद्रोह का स्वर था। वे स्वच्छंदतावादी थे। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा निराला जी की रचनाओं में ज़्यादा विद्रोह के भाव थे। वे जीवन पर्यंत विद्रोह एवं संघर्ष करते रहे। अपनी संस्कृति का दम भरने वालों को ललकारते हुए निराला जी ने लिखा है, 1000 वर्ष के सलाम ठोकते ठोकते नाक में दम हो गया। अपनी संस्कृति लिए फिरते हैं ऐसे लोग, संसार की तरफ से आंखें बंद कर अपने ही विवर में व्याघ्र बन बैठे रहते हैं, अपनी ही दिशा में ऊंट बनकर चलते हैं। निराला जी ने कभी अपनी आवाज़ को दबाया नहीं।
वो जानते थे कि लोग उनका विरोध करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन फिर भी जो वो कहना चाहते थे वो हमेशा कहते रहे और इसी कारण से जीवन पर्यंत उन्होंने विरोध झेला, संघर्षों का सामना किया। निराला जी की लेखन शैली का एक काला पक्ष भी हम कह सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने बहुत विरोध का सामना किया, आलोचनाओं का सामना किया। निराला जी ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिस छंद को चुना उसे मुक्त छंद कहा जाता है। काव्य में कला पक्ष के अंतर्गत हम मुक्तक छंद को निराला की सबसे बड़ी देन कह सकते हैं। यानी मुक्त छंद में कविताएं लिखने का श्रेय निराला जी को जाता है। इससे पहले छंदबद्ध कविताएं लिखी जाती थी, काव्य का विशेष गुण छंद माना जाता था, लेकिन निराला जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी वाणी को कभी छंदों के बंधन में नहीं बांधा। उनकी ज़्यादातर रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। मुक्त छंद की वजह से हिंदी साहित्य लेखन में एक क्रांति भी आ गई है। मुक्त छंद में कविता लिखना बहुत आसान हो जाता है। हर किसी को छंद की जानकारी नहीं होती। आजकल आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो लेखक होते हैं मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं, मुक्त होकर बिना छंदों के बंधन में बांधे अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये निराला जी की सबसे बड़ी देन कह सकते हैं। पहले जब उन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं लिखी, लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत आलोचनाओं का सामना इनको करना पड़ा, लेकिन आज उसी गुण की वजह से उनको सराहा जाता है। ये जीवन की कटु सच्चाई भी है कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने संघर्ष किया उनको अपने जीवन में प्रशंसा नहीं मिली। उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्तियों की हम आलोचना करते हैं, लेकिन जब उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हम उनके कामों की सराहना करते हैं। निराला जी को भी जीवन में कभी इतनी प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन उनके जाने के बाद हम सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको याद करते हैं। आइए निराला जी की कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। निराला जी की पंक्तियाँ हैं। व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया। वनवेला की ये पंक्तियाँ हैं, तो आप यहाँ पर उनके दुख और पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। सरोज स्मृति की कुछ पंक्तियाँ आप देखिए। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थ आगमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ स्मर। सरोज स्मृति की ये पंक्तियाँ हैं। ये उनका शोक गीत कहा जाता है और आप यहाँ पर उनके दुख और पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। पंचवटी प्रसंग की कुछ पंक्तियाँ देखिए। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, ये सच है प्रिय, प्रेम का पायो निधि तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। दूसरी पंक्तियाँ हैं। ताल ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, खोल दे कर कर कठिन प्रहार। आए अभ्यंतर संयत चरणों में नव्य विराट, करे दर्शन पाए आभार। निराला जी की कुछ और पंक्तियां हैं। भारती जय विजय करें, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। ये उनकी कविता जागो फिर एक बार से है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये उनकी भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर, जहाँ एक मजदूरनी के बारे में वर्णन किया गया है। निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता से सुनिएगा। पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अब सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आप खून चूसा खाद का तूने ऐसिस्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रख कर वो पीछे को भागा। औरत की जानिब मैदान ये छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती है, पहुँच तू कांटों ही से भरा है ये सोच तू। कली जो चटकी अभी सूख कर काटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। तो यहाँ पर उनकी लेखन शैली को आप देख सकते हैं। कुकुरमुत्ता मुक्त छंद में लिखी गई एक लंबी कविता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये कुकुरमुत्ता कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, आइए पढ़ते हैं। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह आया पानी। बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास, माली को बुला भेजा। कहा कुकुरमुत्ता चलकर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर,
रहे हैं अब सिर्फ गुलाब, गुस्सा आया कांपने लगे नवाब। बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली फरमाइए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। ये उनकी एक व्यंग कविता है। यहाँ गुलाब एक खास व्यक्ति का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता एक साधारण व्यक्ति का प्रतीक है। किस तरह से कुकुरमुत्ता को लोगों की नज़रअंदाजी का सामना करना पड़ता है, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, गालियाँ देते हैं, गुलाब को सब पसंद करते हैं। तो इस कविता से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। उनके विरोधी स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया। मुक्त छंद में लिखी गई उनकी कविताएं हिंदी साहित्य जगत को एक नई देन है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने निराला जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ में आप उनके जीवन से प्रेरणा भी ग्रहण कर सकते हैं। जितना दुख और जितनी पीड़ा और संघर्ष का हम सामना करते हैं, उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। इसकी जीती जाती मिसाल हम निराला जी के जीवन को देख सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, मान लो हम कांटों से घिरे गुलाब है। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का हमारा सवाल है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।